और एक और चीज़ हम बताते हैं कि एक रिलेशनशिप एसेंशियल्स मैं पढ़ाता हूँ अपने कोर्सेज में, तो उसमें एक पॉइंट आता है कि प्रे टुगेदर मैं बोलता हूँ कपल्स को। प्रे टुगेदर से मेरा मतलब ये है कि आपको प्रार्थना साथ में करनी है। इससे मेरा मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पार्टनर ईश्वर से क्या मांगता है ना, उसकी प्रार्थनाओं में क्या है, वो क्या चाहता है कि भगवान उसे क्या दे दे, वो क्या हासिल करना चाहता है, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और आप ज़िंदगी में उसको कुछ दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो, बट उस एक चीज़ में आपको हमेशा उसके पीछे खड़ा होना चाहिए, ठीक है, कि ये काम, ये इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है ना, ये पूरा करने में तो मैं इसके साथ हूँ, इसको मदद करूँगा। अब लोगों की एम्बिशंस जो है, उनकी प्रार्थनाएं जो है अपने करियर को लेके, फ्यूचर को लेके है, तो आप उसके करियर और फ्यूचर को लेके उसको सपोर्ट करो, तब आप एक रियल कंपेनियन हुए ना। बट लोग क्या कह रहे हैं कि हम काम की बात नहीं करेंगे, तो भाई साहब क्या बात करोगे फिर? क्या बात लेके आओगे? भाई एक मेजर इशू आजकल ये भी फेस करते हैं लोग, ओवर थिंकिंग जिसको कह लो, या फिर ओवर थिंकिंग में कुछ भी सोचना, पुरानी चीज़ें आगे लाना, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहा है लोगों का। ये तो है। तो इसको कैसे टैकल करें, लड़कियां कैसे करें, लड़के कैसे करें, थोड़ा बताओ। इसके लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो हमेशा हम लोग बात करते हैं वो ये कि यार इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम अपने इमोशंस को रेगुलेट ही नहीं कर पाते, हम अपने इमोशंस को हैंडल ही नहीं कर पाते। हम बार बार, जो ओवर थिंकर है वो प्रेजेंट में कम जीता है, वो बार बार या तो पास्ट में स्विच कर लेगा या फ्यूचर में स्विच कर लेगा, वो वहीं रहता है। ठीक है, तो उसको इतनी सेल्फ अवेयरनेस चाहिए कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं बार बार वहाँ क्यों जा रहा हूँ। और जब मैं जा रहा हूँ और आपको अवेयरनेस आ जाए तो आपको अपने इमोशंस को रेगुलेट करते आना चाहिए कि मुझे ये नहीं करना है, तो मुझे क्या करना है। तो इमोशंस को रेगुलेट करने का तरीका क्या होता है? मान लीजिए आप अभी अच्छा नहीं फील कर रहे, तो आपका गोल क्या है कि मैं अच्छा फील करूं। अगर आपका गोल है मैं अच्छा फील करूं, तो आप क्या करोगे बताइए? ध्यान भटकाऊंगा, कुछ और कुछ इंटरेस्टिंग करूंगा, चाय बना के पी लोगे, आप कुछ मोबाइल में देखने लगोगे, आप किसी फ्रेंड को कॉल करोगे, मिलने जाओगे, कुछ मूवी देखोगे, किसी से मिल के बातचीत करोगे, फैमिली वालों के साथ टाइम स्पेंड करोगे, है ना, ये सब चीज़ें करोगे ना। तो ये होता है इमोशनल रेगुलेशन, ठीक है। तो हमको ये चीज़ें करनी चाहिए। हमको पता है कि हम ओवर थिंक कर रहे हैं, तो बैठ के सोचते क्यों रहते हो? इतनी अवेयरनेस तो रखो कि अभी मैं यही काम कर रहा हूँ और अभी मुझे अपने आप के इमोशन को थोड़ा सा रेगुलेट कर लेना चाहिए, अपने आप को थोड़ा स्विच करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से होती है। मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत जगह सेमिनार्स वगैरह करने अलग अलग इंस्टीट्यूट में जाता हूँ और ये क्वेश्चन आता ही है। एक बार एक लेडी है, वो खड़े होकर पूछ रही है कि सर मैं ओवर थिंकर हूँ। मैंने उनसे पूछा कि आपकी उम्र क्या है, तो बोलती 43। मैंने कहा 43 साल की उम्र आपकी हो चुकी है और आपको पता है आप ओवर थिंकर हो। पहले तो ये बताइए कि ये सवाल आपने आज के पहले कितने लोगों को और पूछा ही होगा। ऐसा थोड़ी कि आज उसको पता लगेगा ओवर थिंकर है, उसने 50 ही लोगों से यही पूछा होगा। बट 50 ही लोगों ने जो बोला होगा ना, किया कुछ नहीं होगा। लोग अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई तो कर लेते हैं बट उस पर काम करने के लिए मोटिवेटेड भी नहीं है, ठीक है ना। नहीं तो ओवर थिंकिंग से निकलने के लिए तो सबको पता है क्या करना चाहिए, पर करता कहाँ इंसान। ये वैसी ही बात है कि यार फिट रहने के लिए क्या करना है सबको पता है, पर कौन जा रहा है और कौन फिट रह रहा है थोड़ा वैसा है। तो ओवर थिंकिंग कोई उतना बड़ा कंसर्न नहीं है, वो मैनेजेबल है, वो चीज़ हो सकती है। बट लोग इमोशनली स्मार्ट नहीं है तो वो बैठ के इतना भी नहीं सोच पाते यार कि ये गोल है तो चलो लेट्स डू इट। लोग नहीं करते। भाई आप ऐसे केस भी से भी डील करते हो, जैसे एक तो पार्टनर्स के बीच में इश्यूज चल रहे हैं, इस चक्कर में उनकी लड़ाइयाँ हो रही है, तो आपके पास केसेस आ ही रहे हैं। ऐसा भी हो रहा है कि और फैमिली मेम्बर्स की वजह से कपल में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, फिर उनकी रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहे हैं, इमोशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, दे एंड अप ब्रेकिंग अप, ऐसा कुछ ये ऐसा भी चल रहा है आजकल मार्केट में। बहुत आता है। तो उस केस में आप कैसे गाइड करते हो कि क्योंकि इंडिया में तो भाई फैमिलीज इन्वॉल्व होती ही हैं और रहना भी पड़ता है लड़की को जाके दूसरे की फैमिली में मोस्टली। तो फैमिली का एक कपल के साथ में होना फ़ायदा और नुकसान दोनों देता है, उसके बहुत फ़ायदे हैं, ठीक है। क्योंकि एक कपल जब बाहर, आप सोचिए कि नोएडा में मान लीजिए कोई इंदौर का कपल आके रह रहा है, तो वो सोशली आइसोलेट हो चुका है। उसके दोस्त, फ्रेंड्स, फैमिली, सारे लोग तो उधर बैठे हुए हैं, वो यहाँ पे 2 लोग रह रहे हैं सिर्फ। दोनों जॉब कर रहे हैं, एक दूसरे को टाइम भी नहीं दे पा रहे। तो व्यक्ति सोशली आइसोलेटेड जब होता है ना, तो उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स फुलफिल नहीं हो पा रही। उससे ज़रूरत है कि वो बात करे, वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस रहे, ठीक है, वो लोगों से मिले जुले, अपनी चीज़ें शेयर करे, वो ये सब कर नहीं पाता है। तो उसके अंदर 10 अलग अलग फितूर आते हैं। बट आप देखिए, वही कपल अगर किसी फैमिली के साथ रह रहा है, तो आप अपने घर में लोगों को पसंद करें या ना करें, बट लोगों के होने से क्या होता है ना, कम्युनिकेशन चलता रहता है। बातें चलती रहती है, डिस्कशन चलते रहते हैं, इसका ये हुआ, उसका वो हुआ, तो आपको ना अच्छा फील होता है, आपके लिए कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होता है। आपके साथ कुछ बुरा हो गया तो 4 लोग उधर होते हैं, तेरी तबीयत अब कैसी है, अब कैसा लग रहा है, आपको पूछने वाले लोग हैं। आपका बच्चा हो गया तो आपको बच्चों को संभालने के लिए आपके इन-लॉज हेल्प नहीं करेंगे? कितनी बड़ी चीज़ है, एक बच्चे को अकेले संभालना बहुत बड़ा टास्क है एक वर्किंग लेडी के लिए, ठीक है। लोग हेल्प करते हैं, तो फैमिली का होना इज़ गुड। बट क्या होता है कि
फैमिलीज़ को भी नहीं समझ में आता है कि हमको अपनी बाउंड्रीज़ कितनी रखनी है, और कपल्स भी नहीं समझ पाते कि हमको फैमिली को किस तरीके से इंटीग्रेट करना है अपने इस पूरे सिस्टम में। अब हस्बैंड ये करता है कि वाइफ की और उसकी मदर इन लॉ की अगर बीच में प्रॉब्लम्स है तो वो यूँ कह के छोड़ देता है कि यार ये तुम निपटो, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। जबकि बहुत सिंपल फंडा है कि मुझे मेरे घर में मेरे वाइफ और मेरे पेरेंट्स के बीच में ब्रिज का काम करना है, और मेरे वाइफ के घर में उसके पेरेंट्स और मेरे बीच में मेरी वाइफ को ब्रिज का काम करना है राइट। तो वो जब चीज़ बनी रहती है ना तो चीज़ें थोड़ी सी ठीक ठाक रहती है। प्रॉब्लम तब आ जाती है जब सबको अपने अपने हाल पे आपने छोड़ दिया।